रंजिश वाली मोहब्बत, रितु जोशी। अगर आपको यह कहानी पसंद आ रही हो तो इस चैनल को लाइक करिए और बेल आइकन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आप इस कहानी के आने वाले भागों को मिस ना कर पाएँ और आपके इस काम से मुझे मोटिवेशन मिले, मैं और कहानियाँ इसी तरह लाती रहूं। तो चलिए शुरू करते हैं। रंजिश वाली मोहब्बत, एपिसोड नंबर 43। अब तक आपने पढ़ा, रुद्र काशी का राज्याभिषेक हो चुका था। फाइनली रुद्र हुकुम साहब बन चुका था, लेकिन हुकुम साहब बनते ही उसने एक ऐसी घोषणा करी जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। आखिर क्या है वह घोषणा, चलिए जानते हैं। अब आगे शिवांग और रुद्र के बीच आपसी प्रेम भाव से राठौर परिवार बहुत ज़्यादा गर्व महसूस कर रहा था। वहीं राधिका जी और केशव जी इस बात से खुश थे कि उनकी परवरिश रंग लाई। दोनों ही भाइयों में इतना प्रेम है कि कोई तीसरा उन दोनों के बीच में कभी नहीं आ सकता। खैर, राज्याभिषेक सकुशल रूप से हो चुका था। सभी लोग इस बात से खुश थे कि आखिरकार जिस समय का सबको इंतज़ार था वह समय हो चुका है। रुद्र काशी हुकुम साहब और हुकुम रानी साहब बन चुके हैं और राज्याभिषेक के तुरंत बाद ही यह घोषणा भी कर दी गई थी कि आने वाला भावी हुकुम साहब व्योम सिंह राठौर बनेगा। व्योम को देखकर तो हर कोई हैरान था। जब किसी ने व्योम के अस्तित्व पर सवाल उठाए तो रुद्र बड़ी ही शांति से सभी के सवालों का जवाब देते हुए बोला। रुद्र बोला, व्योम सिंह राठौर हमारे बेटे हैं, मेरे और काशी के। आप लोगों को यकीन नहीं है तो यह रही रिपोर्ट। मैं और काशी एक दूसरे को 2 साल पहले से जानते थे। पारिवारिक दुश्मनी की वजह से हमने कभी भी अपने प्यार को अपने घर वालों के सामने जाहिर नहीं होने दिया, लेकिन एक गलतफहमी की वजह से काशी और मैं एक दूसरे से अलग हो गए। मुझे अपने बेटे के बारे में पता नहीं था और जब पता चला तो मैं अपनी गलती सुधारने के लिए इस पारिवारिक रंजिश को मिटाने का फैसला किया। उसके बाद दोनों ही परिवारों ने मेरी और काशी की शादी कराई। हम दोनों की शादी में दोनों ही परिवारों की मंजूरी थी। अगर आपस में किसी को कोई शक है तो मुझसे बात करिए। वैसे भी मैंने आप सभी को व्योम के विषय में सब कुछ बता दिया है। फिर भी अगर आप लोगों को यह लग रहा है कि यह सब मेरा बेटा नहीं है तो वह सब आपकी दिक्कत है, मेरी नहीं। लेकिन अभी एक और घोषणा बाकी है। मुझे पता है कि वह घोषणा किसी को अच्छी लगेगी तो किसी को नहीं, लेकिन यह घोषणा मैं बहुत सोच समझ कर रहा हूँ। तभी विश्वनाथ जी रुद्र की ओर देखकर बोले, रुद्र, किस घोषणा की बात कर रहे हो तुम? क्या घोषणा करने जा रहे हो? रुद्र ने यह सुना तो उसके चेहरे पर मुस्कान थी। उसने सभी की ओर देखते हुए मुस्कुरा कर कहा। रुद्र बोला, मैं जानता हूँ व्योम मेरा बेटा है। काशी पूर्ण रूप से पवित्र है और समर्पित पत्नी है और मुझे गर्व है इस बात पर। इसलिए मैं रुद्र सिंह राठौर, यहाँ का हुकुम सा, आज यह घोषणा करता हूँ कि मेरी गद्दी पर बैठने वाला अगला वंशज मेरा बेटा व्योम सिंह राठौर होगा। और मैं इस बात को भी सबके सामने जाहिर करता हूँ कि व्योम की आने वाली पीढ़ी में जो भी बच्चा पहले जन्म लेगा, फिर चाहे वह बालक मेरे छोटे भाई के परिवार से ही क्यों ना हो, वह इस गद्दी पर राज करेगा। पर उससे पहले उसकी काबिलियत देखी जाएगी। अगर वह इस गद्दी पर बैठने योग्य होगा तब ही उसे बैठाया जाएगा। जो भी इस गद्दी के योग्य नहीं होगा, फिर चाहे वह सबसे पहले वंशज ही क्यों ना हो, योग्यता नहीं तो राजसी गद्दी भी नहीं, योग्य इंसान को ही आने वाला वारिस घोषित किया जाएगा। जैसे ही रुद्र ने यह घोषणा की तो हर कोई हैरान था, क्योंकि सदियों से यही परंपरा चली आ रही थी कि बड़े भाई का बेटा ही आने वाली गद्दियों का अधिकारी होता था, फिर चाहे वह बेटा सबसे छोटा ही क्यों ना हो। लेकिन रुद्र ने इस परंपरा को हमेशा हमेशा के लिए तोड़ कर रख दिया। वजह यह भी थी कि योग्य अधिकारी को ही कार्यभार संभालने का मौका दिया जाए। इससे कभी भी भाई बहनों में आपसी तनाव नहीं होगा। जो योग्य होगा वह अपनी योग्यता साबित करके राजगद्दी का अधिकारी होगा। शिवांग, जो कि रुद्र के फैसले से बिल्कुल हैरान था, वह सभी कार्य हो जाने के बाद रुद्र से बोला। शिवांग बोला, भाई आपने ऐसा क्यों किया? मुझे कोई परेशानी नहीं है आपके वंशज को गद्दी पर बैठने देने में। रुद्र बोला, तुझे परेशानी इसलिए नहीं है क्योंकि तू मेरा सगा भाई है। धीरे धीरे तेरा वंश आगे बढ़ेगा, व्योम के चचेरे भाई बहन होंगे और फिर पीढ़ी दर पीढ़ी वह चचेरे भाई बहनों के बच्चे भी आपस में चचेरे भाई बहन ही होंगे। मैं नहीं चाहता हूँ कि आने वाले भविष्य में राजगद्दी के लिए आपसी रंजिश हो, इसलिए यह नियम लागू किया है ताकि जो योग्य होगा वह अपनी योग्यता साबित करेगा और वह तो अभी भी होगा। अगर तेरा बेटा योग्य साबित होगा तो उसे राजगद्दी पर बैठाया जाएगा। मैंने यह फैसला बहुत ही सोच समझ कर लिया है। काशी और रूही का सगी बहनें हैं।
तू और मैं सगे भाई हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि जो अपनापन हमारे बीच में है वह हमारे आने वाली पीढ़ियों के बीच में भी रहे, और मैं नहीं चाहता कि आने वाली पीढ़ी हमें कोसे। रुद्र की बातों से हर कोई हैरान था। किसी को भी रुद्र का यूँ फैसला लेना समझ नहीं आया। जब रुद्र ने सभी घर वालों को इस फैसले के लेने की वजह बताई तो यह सुनकर सब हैरान थे। तभी रूहिका रुद्र की ओर देखकर बोली। रूहिका बोली, पर जीजू, हमें यह राजसी राजपाट नहीं चाहिए। मैं तो अपनी सियासत की रानी बनने से भी कतरा रही हूँ। यह एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। मुझे नहीं लगता कि मैं और शिवांग इस जिम्मेदारी को वहन करने में सक्षम है। रुद्र मुस्कुराते हुए बोला, मैं समझ रहा हूँ रूहिका कि तुम्हारे मन में अभी बहुत से ख्याल उमड़ रहे हैं, पर तुम चिंता मत करो। कौन सा हम अभी तुम्हें सियासत के कार्यभार की जिम्मेदारी सौंप रहे हैं। यहाँ आने वाले समय के लिए बोला जा रहा है। भगवान ना करे कभी कुछ हो जाए, तब के लिए आपसी लड़ाई झगड़ा ना हो, इसलिए पहले से ही होने वाले उत्तराधिकारियों का फैसला कर दिया गया है। मुझे पता है कि तुम दोनों ही व्योम को इतना ही प्यार करते हो जितना कि मैं और काशी। रूहिका, तुम्हारे लिए तो व्योम तुम्हारा पहला बच्चा है। हम सब जानते हैं तुम व्योम से कितनी ज़्यादा अटैच हो, लेकिन जब तुम्हारे बच्चे होंगे और व्योम का छोटा भाई या बहन आएगा, तब हमें वह प्यार आपस में बराबर एक दूसरे में बांटना होगा। अभी व्योम अकेला है, इसलिए हो सकता है उसे यह लगे कि सब कुछ उसका है, लेकिन हमें उसके मन में आपस में मिल बांट कर खाने की भावना डालनी होगी। मुझे पता है मैंने जो फैसला लिया है उसे आप सभी को कोई ना कोई आपत्ति ज़रूर होगी, लेकिन मेरा यकीन मानिए, मैं यह फैसला बहुत सोच समझ कर लिया है। दादाजी, आप बताइए, क्या आपको इस फैसले से कोई ऐतराज़ है? एक बार सोच कर देखिए, क्या मैंने जो फैसला किया है वह गलत है? विश्वनाथ जी और कार्तिकेय जी दोनों ही गंभीर थे। तभी कार्तिकेय जी रुद्र की ओर देख कर बोले। कार्तिकेय जी बोले, रुद्र बेटा, मुझे नहीं लगता कि तुमने कोई गलत फैसला लिया है। हमारी पीढ़ी में तो मैं इकलौता ही था। मेरे पिताजी भी इकलौते थे। हाँ, हमारी 3 बुआएं थी जिन्हें उनके हिस्से का सब कुछ दे दिया गया था। हमारे पिताजी ने कभी भी बहनों में और खुद के बच्चों में कोई भेदभाव नहीं किया था। इसी वजह से हमारे आपसी रिश्ते काफ़ी मजबूत होते चले गए। मेरी जो बुआएं हैं वह अब भी इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनके बच्चों के साथ आज भी हमारे मधुर संबंध हैं। शायद इसलिए क्योंकि मेरे पिताजी ने कभी भी उनका हक नहीं मारा और उन्हें वही मान सम्मान दिया जिसके वह अधिकारी थे। फिर हमारी पीढ़ी में मेरी छोटी बहन जो यहाँ नहीं रहती, लेकिन उसकी सियासत को उसका छोटा बेटा संभाल रहा है। उसका बड़ा बेटा बिजनेस वर्ल्ड में काफ़ी नाम कमा चुका है। ठीक ऐसा ही उनके परिवार में भी हुआ है। जो योग्य है राजनीति के लिए वह अपनी राजगद्दी को संभालते हुए अपनी सियासत को संभाल रहा है, और जो बिज़नेस में योग्य है वह बिज़नेस को संभाल रहा है। मुझे इस बात से कोई आपत्ति नहीं है। मुझे पता है कि यह फैसला थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन यह फैसला कभी गलत नहीं हो सकता। रूहिका और काश्री एक दूसरे से सालों दूर रहे, लेकिन कभी भी रूहिका के मन में यह भाव नहीं आया कि वह पूरी सियासत की अकेली राजकुमारी है। इसका एक बहुत बड़ा कारण यह था कि हमने रूहिका की परवरिश अपने साथ कराई ही नहीं, क्योंकि अगर रूहिका यहाँ रहती तो कभी ना कभी लोगों की बातें सुनकर उसके दिमाग में यह बात घर करती और वह यह सोच में पड़ जाती कि वह हमारे खानदान की अकेली वारिश है, और वह चाहे कुछ भी बने या ना बने, अंत में तो सब कुछ उसी का होना है। यह घमंड हमने कभी रूहिका के मन में आने ही नहीं दिया। हमने उसे हमेशा खुद के पैरों पर खड़े होने के लिए प्रेरित किया, और आज देखिए, अगर सियासत का कुछ ना भी मिले तो भी हमारी बेटी खुद के पैरों पर खड़ी है, सभी लोगों के सामने खुद की पहचान से जानी जा रही है। हालांकि मेरा बेटा इकलौता बेटा था। उसके बाद मेरी पत्नी की मृत्यु के बाद मैंने दूसरी शादी नहीं की। अपने बेटे को खुद के दम पर ही पाला। जिसमें मेरा साथ दिया था मेरी बहन ने। वह उस समय अपनी ही सियासत को संभाल रही थी। बीच बीच में घर आई तो घर की रौनक लगी रहती। शायद यही कारण था कि वह तेरे भाई बहनों के बीच में और संबंध गहराते चले गए। जो मधुर संबंध मेरी और मेरी बुआ के बच्चों के साथ थे, वही मधुर संबंध आशीष और मेरी सगी बहन रमा के बच्चों के साथ बने हुए हैं। और आज देखो, काशी और रूहिका के बीच में भी कोई मनमुटाव नहीं है। रूहिका व्योम को अपने बच्चे जैसा मानती है, और मुझे यकीन है रूहिका और शिवांग के बच्चों के बाद भी यह प्यार कभी कम नहीं होगा। विश्वनाथ, मुझे लगता है रुद्र ने सही फैसला लिया है। कार्तिकेय जी की बातें सुनकर विश्वनाथ जी अभी तक जो चुप थे, वहीं घर वाले भी यह सोच में पढ़ रहे थे कि विश्वनाथ जी की चुप्पी कहीं रुद्र के इस फैसले को मानने से इनकार न कर दे। लेकिन जब विश्वनाथ जी बोले तो वह सबको हैरान कर देने वाला था। विश्वनाथ जी बोले, मुझे गर्व है मेरी परवरिश पर, मेरे पोते। बेटा, मैं तेरे साथ हूँ। तूने जो भी फैसला लिया है वह बिल्कुल ठीक लिया है। तभी रम्या, जो इतनी देर से शांत थी, वह बोली,
रम्या बोली, तो पिताजी, आपके पोते ने फैसला लिया है कि योग्य उत्तराधिकारी को ही गद्दी दी जाएगी, तो उस हिसाब से तो मेरे बेटे के बच्चों का हक भी राजस्थान के हुकुम शाह की पदवी पर होना चाहिए। तभी विश्वनाथ जी हंसते हुए बोले, रम्या, शायद तुम भूल रही हो रुद्र ने क्या घोषणा की है। रुद्र की घोषणा के अनुसार बेटियों को पूर्ण मान सम्मान मिलेगा, पिता की संपत्ति में अधिकार मिलेगा, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि भाई के बच्चों के अधिकारों पर नज़र डाली जाए। रुद्र ने आने वाले वंशज के बारे में बातें कही हैं, उसका अधिकार तुम्हारे बेटे के बच्चों को कैसे मिल सकता है। वह अधिकार सिर्फ और सिर्फ शिवांग और रुद्र के बच्चों को मिलेगा। तुम्हारे बेटे के बच्चों को मान सम्मान मिल सकता है, लेकिन हमारे पोते के बच्चों का अधिकार नहीं। तभी दीप्ति जी बोली, किसे समझा रहे हैं आप? इसकी तो बचपन की ही आदत है, खुद की थाली में दिया हुआ खाना भी से कम ही लगता है इसे। यहाँ तो राजसी गद्दी की बात चल रही है, वह तो कम लगेगी ही लगेगी। रम्या, तुम्हारी हमने शादी की हुई है, इतने अच्छे घर में तुम्हें दिया है, क्या तुम्हारे ससुराल वालों ने तुम्हारे बेटे के लिए कुछ नहीं छोड़ा? क्यों जमाई सा, क्या आप इतने गए गुजरे हैं जो अपने बच्चों को अपनी रियासत की गद्दी और अपनी पुरखों की धन संपत्ति नहीं दे रहे? अब की बार दीप्ति जी ने सरेआम राजेश जी को चेतावनी दे दी थी, या यूं कहो भरी सभा में उनकी बढ़िया इज्जत उतार दी थी, क्योंकि रम्या का हर बार का था। वह जब भी अपने मायके आती तो अपने ससुराल वालों की गरीबी का रोना काटती, जबकि शेखावत परिवार एक बहुत अच्छा परिवार था, धन संपत्ति के मामले में भी और एक सियासत के मामले में भी। पर रम्या को हमेशा हर चीज़ कम ही लगती थी। दीप्ति जी ने रम्या को अच्छा खासा सुना दिया था और उसे क्लियरली अपनी बातें कह दी थी कि पर दीप्ति जी की इन बातों का असर तो रम्या राजेश पर हुआ या नहीं, यह तो सिर्फ वही जानते थे। लेकिन विश्वनाथ जी ने रम्या को यह बात क्लियर कर दी थी कि रुद्र की घोषणा के मुताबिक यह नहीं है कि अंकुश के आने वाले वंशजों को हुकुम शाह की गद्दी के योग्य माना जाएगा। वह अपनी सियासत के राजा बन सकते हैं, लेकिन हुकुम शाह नहीं। रम्या, जो कि रुद्र की इस घोषणा से खुश थी कि शायद भविष्य में अंकुश के आने वाले वंशजों को या अंकुश के बेटे को ही राजगद्दी में हिस्सा या फिर हुकुम शाह की गद्दी मिल सकती है, लेकिन उसकी यहाँ खुशी कुछ ही देर में धराशायी हो गई जब विश्वनाथ जी ने इस बात से साफ इनकार कर दिया कि अंकुश या फिर उसके आने वाले किसी भी वंशज को हुकुम शाह की गद्दी नहीं दी जाएगी। रुद्र की यह घोषणा सिर्फ उसके परिवार के आने वाले वंशजों के लिए है, ना कि उनके परिवार की बेटियों के बच्चों के वंशजों के लिए। लेकिन क्या रम्या इतनी आसानी से चुप रहेगी? रम्या इस बात पर बहस करती है उससे पहले ही विश्वनाथ जी ने सभी को उनके कमरों में भेज दिया, क्योंकि शाम को रिसेप्शन की तैयारी जो करनी थी और पूरी प्रजा से दोनों बहुओं को अवगत जो कराना था। हर कोई इस बात से उत्साहित था। वहीं अंकुश तो चोरी चोरी नज़रों से रूहिका की खूबसूरती को ही देख रहा था, लेकिन रूहिका ने एक नज़र उठाकर भी अंकुश की ओर नहीं देखा, जिस बात से अंकुश झेप गया। लेकिन बगल में खड़ी ऐश्वर्या अंकुश को घूर कर देख रही थी। सभी के वहाँ से चले जाने के बाद कमरे में आते ही ऐश्वर्या अंकुश पर बुरी तरीके से भड़क गई। ऐश्वर्या बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई रूहिका को ऐसे देखने की? भूलो मत अंकुश, मैंने अपना सब कुछ तुमको लुटा दिया है। मैं जब तुम्हारे लिए लॉयल हो रही हूँ तो तुम दूसरी लड़कियों को ताक रहे हो। अंकुश बोला, तुम गलत समझ रही हो ऐश्वर्या, मैं ऐसा कुछ नहीं देख रहा था। तभी ऐश्वर्या बोली, तुम क्या देख रहे थे और क्या नहीं यह मैं अच्छे से जानती हूँ, पर तुम एक बात भूलना मत, अगर मैं ईमानदारी से तुम्हारे साथ देकर पति धर्म निभा रही हूँ तो इस ईमानदारी से तुम्हारी जान भी ले सकती हूँ, समझे? तुम्हें रूहिका से बदला लेना है और शिवांग से भी, तो वही लो। उस पर यह हवस भरी निगाहें डालने की ज़रूरत नहीं है। मैं चाहती हूँ कि मेरा और तुम्हारा बेटा इस सियासत का राजा बने, हुकुम सा बने, तो इस पर फोकस करो, समझे? और यह पता करो कि वह नताशा कहाँ है। अंकुश मुस्कुराते हुए बोला, वह तो कब का पहुँच गई है, और चिंता मत करो, मैंने उसे एक सेफ जगह पर ठहराया हुआ है, वह शाम को ही पार्टी में आएगी। ऐश्वर्या बोली, अच्छा, इन्हीं बातों पर अपना ध्यान लगाओ, अगर तुमने अपनी निगाहें इधर उधर डाली ना तो आंखें नोच लूँगी तुम्हारी, समझे? इतना कहकर ऐश्वर्या ने बिना अंकुश की बात सुने उसे इग्नोर करा और वहाँ से सीधे बाथरूम की ओर चली गई। अंकुश ऐश्वर्या को जाता हुआ देख रहा था। तभी वह गुस्से से अपने दांतों को पीसते हुए बोला। अंकुश बोला,
तुम्हारा साथ देकर गलती कर दी मैंने, पर क्या करूं, अब तुम साथ नहीं होगी तो मैं बदला कैसे ले पाऊंगा। खैर, इस रूहिका को तो मैं छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि इसके मरने से पहले इसका स्वाद लेना तो बनता है। इसे इतना चोट पहुंचाऊंगा कि यह अपनी शक्ल देखने को भी तरसेगी। इतना कहकर अंकुश वहीं पर बैठ गया और रात को कौन से कपड़े पहनने हैं इस सोच में अपने कपड़ों को देखने लगा। सभी लोग रात के लिए बेहद एक्साइटेड थे। वहीं ऋत्विक को इस बात की भनक लग चुकी थी कि नताशा इंडिया के लिए निकल चुकी है, पर उसे यह नहीं पता था कि वह इंडिया पहुंच चुकी है। ऋत्विक ने अपने आदमियों को नताशा को ढूंढने के लिए लगा दिया था। इस बात की खबर उसने अभी तक शिवांग को नहीं दी थी। आज का दिन बेहद खास था। वह शिवांग को परेशान नहीं करना चाहता था। वहीं ना जाने क्यों सुबह से व्योम बेतहाशा रोए जा रहा था। रूहिका और काशी दोनों ही परेशान हो रहे थे। राज्याभिषेक हो जाने के बाद से ही व्योम लगातार रोने में था। पहले तो सबको लगा शायद व्योम भूखा है, लेकिन व्योम खाना खाने के बाद भी रोने में ही था। इसलिए आनन फानन में व्योम को डॉक्टर को दिखाया गया, तो डॉक्टर ने कहा कि वह शायद थका हुआ है, और जब बच्चे अक्सर थके हुए होते हैं तो वह रोने लग जाते हैं। इन दिनों राज्याभिषेक के कामों में हर कोई काफ़ी उलझे हुए थे, इसलिए व्योम पर ध्यान ही नहीं दे पा रहे थे। शायद इसी वजह से व्योम अकेला फील कर रहा था और रोने लगा था। पर अब डॉक्टर के कहने के अनुसार व्योम को राधिका जी ने अपनी गोद में ले लिया था और अब वह राधिका जी के साथ ही बैठ कर रहने वाला था। राधिका जी अपने कमरे में बैठी व्योम के साथ आराम से खेल कर रही थी। राधिका जी को कोई भी काम करने के लिए काशी और रूहिका ने साफ मना किया हुआ था। राधिका जी का आज का काम सिर्फ और सिर्फ खुद को तैयार होना और व्योम को तैयार करना था और उसके साथ समय बिताना था, ताकि बाकी सब जिम्मेदारियां रूहिका और काशी निभा सकें। काशी और रूहिका की सारी जिम्मेदारियों को अपने हाथों में लेने से रम्या को और ज़्यादा चिढ़ होने लग गई थी। वह अपने मायके में मेहमान की तरह लग रही थी। कहाँ काशी और रूहिका की शादी से पहले वह महारानियों की तरह अपने मायके में जाकर सब पर हुक्म चलाया करती थी, कहाँ अब उससे कोई पूछ भी नहीं रहा था। इस बात से रम्या को और ज़्यादा चिढ़ हो चुकी थी। वह बस किसी भी तरीके से काशी और रूहिका को काम बताए जा रही थी, जिससे रूहिका और काशी आपस में ही उलझे रहें। वहीं ऐश्वर्या पूरी तरीके से शिवांग को इग्नोर कर रही थी। शिवांग के लिए यह बात हैरानी भरी थी कि आखिर ऐश्वर्या, जो कि उसके आगे पीछे घूमने का बहाना ढूंढती थी, उसे अचानक हुआ क्या। फिर शिवांग को यह लगा शायद ऐश्वर्या ने नियति को स्वीकार कर लिया है। इस बात से शिवांग खुश था, पर वह अनजान था कि ऐश्वर्या ने नियति को स्वीकार सिर्फ इसलिए किया है ताकि वह सिर्फ शिवांग और रूहिका का रिश्ता ही नहीं, बल्कि पूरे राठौर खानदान की ईंट से ईंट बजा सके। उसे तो बस अब रात का इंतज़ार था, क्योंकि अब तो असली तमाशा शाम को रिसेप्शन पार्टी में होने वाला था, जिसका बंदोबस्त उसने पूरी तरीके से किया हुआ था। वहीं ऋत्विक नताशा को ढूंढने की कोशिश कर रहा था कि आखिर नताशा है कहाँ, क्योंकि ऋत्विक जानता था नताशा शिवांग से क्यों छुप रही है और यह बात शिवांग को भी पता थी। इसलिए वह इस बात से घबरा रहा था कि अगर नताशा सबके सामने आ गई तो कहीं कुछ अनर्थ न हो जाए। आखिर किस बात से घबरा रहा है शिवांग? क्या उसे पता है कि नताशा अगर राठौर मेंशन आ गई तो हो जाएगी बहुत बड़ी गड़बड़? क्या है इसके पीछे का राज और क्या शिवांग को छुपा रहा है? जानना दिलचस्प होगा, जो हम जानेंगे कहानी के आने वाले भाग में। आपको कहानी का यह भाग कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद। आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा और बेल आइकन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ताकि आप रंजिश वाली मोहब्बत की आने वाली सीरीज़ को मिस ना कर पाएँ और आसानी से नोटिफिकेशन द्वारा देख सकें। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। धन्यवाद।